स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने परिवार हिट योर टारगेट में। मैं प्रेम शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा। हमारा संघर्ष जो है वो है सफलता का। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बच्चे आपका मैटर। मैटर साइंस का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत डिटेल में आपको पता होना चाहिए। बेटा मैटर क्या होता है? सबसे पहले मैटर होता क्या है बेटा? तो मैटर यानी पदार्थ, जिसे आपका एक शब्द और है जिसे कहा जाता है आपका बेटा द्रव्य। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है बच्चे? आपका द्रव्य। तो ये द्रव्य है क्या? तो बेटा सिंपल साधारण सी बात यह है कि सर हर वो चीज, हर एक वो चीज जिसके पास अपना मास होता है, जिसके पास अपना मास और साथ के साथ जो स्पेस को ऑक्यूपाइज करती है वो आपका मैटर होता है। एवरीथिंग प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, संसार में जो भी चीज मौजूद है जिसके पास विच हैज मास, जिसके पास मास है एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो जगह घेरती है बेटा, उसे क्या कहा जाता है? आपका इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज आप उठा के देख लो बेटा, हर वो चीज आपका, हर वो चीज आपका क्या है बेटा? आपका मैटर है, जिसके पास अपना द्रव्यमान है। क्या है मेरे बच्चे? आपका अपना द्रव्यमान है। और जो आपका स्थान घेरने का काम करती है, जो क्या करती है बच्चे? आपका स्थान घेरती है, वो हर चीज हमारी मैटर है। चेयर जगह घेरती है, हाँ जी हाँ। इसके पास मास है, जी हाँ, तो मैटर है। पानी क्या है बेटा? मैटर है, सिंपल सी बात है। हम लोग जगह घेरते नहीं घेरते? जी हाँ बिल्कुल जगह घेरते हैं, हमारे पास मास भी होता है, तो हम क्या है? मैटर है। यहां पे अगर बात करूं बेटा, गुब्बारे के अंदर आप क्या भर रहे हैं? गुब्बारे के अंदर भरी जा रही है सर हवा। अगर हवा जगह नहीं घेरती तो ये गुब्बारा क्या फूल पाता? हम क्यों कहते हैं कि ज्यादा हवा हो गई? क्योंकि हमें पता है कि वो वहां पे जगह घेर रही है। पिंचर कभी लगता नहीं लगता अगर हवा जगह नहीं घेरती। तो हवा भी आपका क्या है? मैटर है। अच्छा, तो मैटर तो हमें पता चल गया कि सर मैटर आपका क्या होता है। मैटर आपकी हर वो चीज जो जगह घेरती है, जिसके पास द्रव्यमान होता है, मैटर होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जो आपकी जगह नहीं घेरती है, जिनके पास द्रव्यमान भी नहीं होता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इन चीजों की बात करूं, जैसे कि मेरे बच्चे आपकी हो गई ऊर्जा। ऊर्जा, अब ऊर्जा जो है ये आपकी जगह नहीं घेरी है। प्रकाश, प्रकाशीय ऊर्जा, ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि प्रकाश का डबल नेचर होता है कि ये पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है और आपका वेव की तरह भी। लेकिन ऊर्जा जो है बेटा, ऊर्जा आपकी जगह नहीं घेरती है, ना उसके पास द्रव्यमान होता है। इसके अलावा बात करें बेटा आपकी, जैसे कि आपका ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, ध्वनि की आपकी जगह घेर रही है? नहीं जी, जगह नहीं घेर रही है, तो ये भी आपका मैटर नहीं है। जैसे कि बेटा बात करूं मैं अपनी भावनाएं, जो हमारी फीलिंग है, क्या हमारी फीलिंग जगह घेरती है? नहीं जी, तो क्या ये मैटर है? नहीं, भावनाएं आपकी मैटर नहीं होती है। जैसे गुस्सा आना आपका, आपका किसी के लिए प्यार आना, आपका किसी से नफरत होना, जलन होना, ये सारी भावनाएं हैं, ये आपका मैटर नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं यहां पे, जो मेरे शब्द है बेटा, क्या ये जगह घेर रही? नहीं घेर रहे, ये आपका मैटर नहीं है। तो मैटर आपकी बस वही चीज होंगी जिनके पास अपना पर्सनल मास होगा, और जो आपका स्पेस को ऑक्यूपाइज करेंगी वो आपका मैटर कहलाएंगी। आई होप कि आपको मैटर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि द्रव्यमान, द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। ठीक है, अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें मैटर की कुछ प्रॉपर्टी की, मैटर की कुछ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, जैसे कि बेटा यहां पे कुछ मैटर के आपके पदार्थ के गुण दे रखे हैं। सबसे पहला गुण क्या रखा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। यानी मैटर जो होता है बेटा बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। मैटर जो है वो आपका किससे बनता है? तो आप सीधा सीधा कहेंगे सर छोटे छोटे कणों से मिलकर आपका मैटर का निर्माण होता है। बहुत ही एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल्स होते हैं जिनका आपका क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, जुड़ जुड़ के एक बड़े पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं, वो आपका मैटर कहलाते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि सर इसका कोई एक एग्जांपल लेके बता दो कि टिनी पार्टिकल से आपका मैटर का निर्माण हो रहा है, तो बेटा देखो मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेके देता हूं। देखो, अगर हम बात करें बेटा, ये आपकी कोई भी दीवार है, ये क्या होगी मेरे बच्चे? हमने कहा सर ये हमारी दीवार है, ठीक है। अब तो बात आती है, ठीक है सर दीवार हमने मान लिया कि ये हमारी दीवार है, तो इससे हम मैटर को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? दीवार से मैटर को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है? तो बेटा देखो, अगर आपकी जो दीवार है वो मैंने कहा कि ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि दीवार आपकी किससे बनी होती है? दीवार आपकी किससे बनी होती है? तो देखो बेटा, हमने कहा सर ये दीवार बनी है आपकी ईंटों से। दीवार जो बनी है बेटा, ये आपकी किससे बनी है? ये दीवार बनी है सर हमारी ईंटों से। ये ईंट
अगर एक ईंट की बात की जाए तो बेटा एक ईंट आपकी ये रही, ठीक है, ये एक ईंट है जिसका प्रयोग किया गया था आपका दीवार बनाने में। अगर इस ईंट को और बारीक तोड़ दिया जाए, ईंट को बारीक तोड़ दिया जाए, तो बेटा ईंट की जो बारीक तोड़ने के बाद में कुछ आपके कंकड़ इस तरीके से बनेंगे, आपके बनेंगे नहीं बनेंगे? ये क्या है बेटा, आपका ईंट को हमने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में ये बन गए बेटा आपके ईंट से कंकड़। इनको और बारीक अगर पीस दिया जाए, और बारीक पीस दिया जाए, तो बेटा और बारीक आपके जो ये हो गए रेत जैसे बारीक कण बन जाएंगे, बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? एकदम पाउडर जैसा हो जाता है, जैसे रेत को आप पीस लीजिए ईंट को। तो यहां से आपने देखा, यहां से आपने क्या चीज देखी बेटा, यहां से हमने देखा कि सर ये इतनी बड़ी जो दीवार आपने खड़ी करी थी, ये जो दीवार थी, ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी थी। और ये जो ईंट है, ये ईंट कहीं ना कहीं इस टाइप के कंकड़ों से मिलकर बनी थी बेटा आपकी, है ना? और ये कंकड़ कहीं ना कहीं इस रेत जैसे पाउडर से मिलकर बने थे, बने थे नहीं बने थे? यानी इतना बड़ा मैटर का जो निर्माण हुआ है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बारीक बारीक पार्टिकल से मिलकर बना है, नहीं बना है? बना है या नहीं बना है बेटा? सिंपल सी बात है, बना हुआ है ना? अगर इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटा ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ये भी आपका मैटर होते हैं, ये बोल दी थी मैंने आपसे कि ह्यूमन बींग्स यानी हम लोग जो है बेटा, हम भी क्या है, आपका आपका मैटर है। तो अगर आप मानव शरीर की बात करें, अगर आप बात करें बेटा मानव शरीर की, तो ये भी आपको पता होगा कि मानव शरीर भी बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से, बहुत छोटी छोटी सेल से बना होता है नहीं होता? सेल से बनता है नहीं बनता? बिल्कुल बनता है सर। तो इसका मतलब कितना भी बड़ा कोई भी पदार्थ हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बनेगा। और यही आपका सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है पदार्थ की, यानी मैटर की। हमने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब दूसरी चीज बच्चे, दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि सर देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा, आपका थोड़ा बहुत स्पेस होता है, और इसी स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, या फिर इसे हिंदी में बोला जाता है बेटा आपका क्या, अंतराण्विक बल। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, सॉरी, अंतराण्विक दूरी। इसे क्या बोला जाता है बेटा हिंदी में? अंतराण्विक दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी अब इसे थोड़ा सा समझे कैसे बेटा, तो जैसे कि आप लीजिएगा कि हमारे पास एक कट्टा था, कट्टे के अंदर बेटा आपके भरे थे अखरोट। अब आपने कहा पूरा कट्टा फुल हो चुका है जी, अब इसमें और अखरोट नहीं आ सकते। तो एक आदमी लाया चावल, उसने कहा भैया इसमें चावल डालो। तो आपने चावल डाला, उसमें 5 किलो चावल और आ गए, क्योंकि अखरोटों के बीच में कहीं ना कहीं जगह खाली थी। अब आपने कहा जी अब फुल हो गया, अब कुछ नहीं आने का। तो एक आदमी पिसा हुआ आटा लेके आया, और आटे के बाद में कहा कि इसे भर, इसमें 2 किलो आटा। आपने वो डाला, ठोक ठोक के आपने देखा वो उसमें चला गया। अब आपने कहा अब इसमें बिल्कुल जगह नहीं है। तो भैया आदमी 5 लीटर दूध, 5 लीटर आपका दूध या आपका पानी लेके आ गया, आपने पानी डाला, पानी भी उसके अंदर चला गया। यानी चीजें उसके अंदर जाके एडजस्ट कहां हो रही है, कहीं ना कहीं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस खाली था ना? या फिर, या फिर बेटा हमने कहा चलो ठीक है, इसे हल्का सा और एक्सप्लेन करके समझते हैं। जैसे कि बच्चे आप एक काम करो, आप कोई एक पर्टिकुलर ग्लास ले लो, ये आपका कोई एक ग्लास हो गया, ठीक है? हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अगर इस ग्लास के अंदर आप पानी भरते हैं, पानी ले लो, या फिर बच्चे आप इसके अंदर आप दूध ले लो, जो भी आपकी इच्छा है वो ले लीजिए, ठीक है? और उसके बाद आपसे कोई कहा है, आपके पास कोई भाई बंधु आए, वो कहे कि बेटा आपके पास चम्मच है, और चम्मच में आपका चीनी है। चम्मच में क्या है, किसी ने आपसे कहा कि चम्मच में बेटा आपकी चीनी भरी हुई है, और चीनी को जो है आपको इसके अंदर भरना है। आपने कहा ठीक है, ये बेटा आपके चीनी के दाने हो। अब यहां से एक चीज आपको जो समझनी है बेटा, वो चीज समझना क्या बच्चे, कि सर ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये है बेटा इसके अंदर आपका पानी। ये क्या है बच्चे, आपका पानी। और जी ये क्या है सर, तो ये है बच्चे आपके पास चीनी। ये क्या है, चीनी। और जब मैं इसके अंदर चीनी के अंदर, मतलब चीनी को पानी के अंदर डालूंगा, तो सिंपल सी बात यह है कि चीनी के पास अपना मास है, और अपना ही ये स्पेस को ऑक्यूपाइज कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है? सिंपल सी बात है। पानी के पास भी अपना मास है, और ये भी आपका स्पेस को ऑक्यूपाइज कर रहा है। तो जब मैं इसके अंदर चीनी डालूंगा, तो सिंपल सी बात है कि और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइज होगा, होगा नहीं होगा? चीनी अपनी जगह घेरेगी। लेकिन आप देखते हैं कि जब चीनी इसमें घुल जाती है, तो घुलने के बाद जो पानी का जो स्तर है, वो स्तर क्या होता है बेटा आपका, सेम रहता है।
पानी का स्तर जो है वो क्या रहता है बेटा आपका, सेम रहता है। तो इसका मतलब चीनी ने कहीं ना कहीं पानी के अंदर ही अपनी जगह एडजस्ट कर ली। चाहे चीनी डालो चाहे नमक डालो, लेकिन वो पानी के अंदर वहीं पे जगह एडजस्ट कर लेती है ना। पानी का वो तो आयतन तो बढ़ता नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई जगह खाली थी, जहां पर चीनी के मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को एडजस्ट किया। समझ रहे हो? तो बेटा यही चीज होती है कि आपका कितना भी बड़ा मैटर क्यों ना हो, उसके अणुओं के बीच में कहीं ना कहीं इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है खाली होता है। अगला कह रहा है मैटर पार्टिकल्स रिमेन इन कांस्टेंट। अच्छा, जब बात इसने इंटरमोलिकुलर स्पेस की करी ली, तो बेटा यहां पे आपका एक एक वर्ड आता है जिसे बोला जाता है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स। एक वाला वो आता है बेटा आपका शब्द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है बेटा? इसे कहा जाता है हिंदी में आपका, क्या कहा जाता है बेटा आपका? अंतराण्विक बल, यानी अणुओं के अंदर लगने वाला बल। अब ये क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? ये भी आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इसका। ये भी आपका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो अंतराण्विक बल है, अंतराण्विक दूरी है, यही आपका ये डिसाइड करके बताएंगी कि जो भी आपका मैटर है, जो भी आप मैटर लेके चल रहे हैं, वो मैटर आपका सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, किस फॉर्म में पाया जाएगा, यही दोनों चीजें आपकी डिसाइड करके बताती है। यही दो चीजें आपकी डिसाइड करके बताती है। तो हमने कहा ठीक है, अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है बेटा? तो बेटा आपने देखा होगा कि जैसे सॉलिड है, ईंट है, ईंट के अणु जब आपने तोड़ने के बाद में उन्हें चिपका के देखना क्या वो चिपकते हैं? ऐसा तो नहीं उनके बीच में फेविकॉल से आप चिपका रहे हो, लेकिन एक फोर्स होता है। कभी कभी आप देखना बेटा आपका हाथ जैसे आपके साफ है, साफ हाथों को अगर रेत में रगड़ोगे तो रेत के कण आपके हाथों पे चिपके आ जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं एक फोर्स इनके ऊपर लागू होता है जो इन्हें आपस में बांधने का काम करता है। ठीक है? तो यानी पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला वो बल जो उनको जोड़ने की कोशिश करता है, उसे आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है? अब इसके अलावा अगला पॉइंट क्या करें बेटा आपका? अगला पॉइंट कह रहा है सर, ठीक है, अगला पॉइंट है आपका मैटर पार्टिकल्स रिमेन्स इन कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन का मतलब होता है बेटा आपका एक समान गति। एक समान गति, यानी जो आपके कण है, पार्टिकल्स हैं, वो हमेशा एक समान गति में बने रहेंगे। देयर मोशन बिकम्स मोर रैपिड एज द टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, उनका जो मोशन है बेटा रैपिड, यानी क्या हो जाएगा बेटा आपका? तेज हो जाएगा। मोशन क्या हो जाएगा? तेज होगा। कब? जैसे ही टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है। अब यहां से ये जो दो पॉइंट है बेटा आपके, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और है, ये आपसे क्या करे बेटा, ये आपका सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला है कि एन अट्रैक्शन फोर्स वर्क बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है विच कीप्स देम बाउंड टू ईच अदर, जो उन्हें क्या करता है बेटा? एक दूसरे से जोड़ के रखता है। इन दोनों पॉइंटों को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, है ना? तो यहां पे मैटर की प्रॉपर्टी याद रखना कि मैटर जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, इनके कणों के बीच में कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन फोर्स लागू होता है। और सबसे मेन चीज, अट्रैक्शन फोर्स लागू होता है तो वो पास पास चिपकेंगे, और चिपकने के बावजूद भी मैटर के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस भी खाली होता है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है? तो ये चार पॉइंट आपके लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है मैटर को लेके। अब बात करते हैं बेटा आपका स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर की बात, तो बेटा स्टेट ऑफ मैटर जब आपसे पूछा जाएगा, तो मैटर जो होता है बेटा आपके कितने फॉर्म में पाए जाते हैं, कितने तरीके की अवस्थाएं होती है मैटर की, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं बेटा? तो मैटर की जो मेन भौतिक अवस्था वो आपकी तीन है। जो मैटर है, मैटर की जो मेन भौतिक अवस्थाएं बेटा आपकी, वो हमारी तीन भौतिक अवस्थाएं। एक बेटा आपकी जिसे आपका कहा जाता है आपका सॉलिड। क्या कहा जाता है बेटा आपका? सॉलिड। दूसरा बेटा आपका, आपको पता है जी, हमारी लिक्विड। दूसरा क्या है मेरे बच्चे? लिक्विड। एंड तीसरी जो है बच्चे, आपको सबको पता है कि गैस अवस्था जो है हमारी मैटर की इंपोर्टेंट अवस्था है। लेकिन यहां से अब मैं आपको थोड़ा सा पुराने समय में लेके जाता हूं। पुराने समय में अगर आपको पता होगा बेटा आपका, आपने देखा होगा, जैसे आपने शक्तिमान भी देखा है। शक्तिमान जब बनता है, जब टाइटल सॉन्ग चलता है, तो उसे आपने कहा होगा कि ये पंच महाभूतों से मिलकर बना है। पंच महाभूत कौन कौन से मेरे बच्चे आपके?
तो पंच महाभूतों में जब वो नाम लेता है बेटा आपका, तो कौन कौन से होते हैं बेटा आपका? आपकी होती है भूमि, होती नहीं होती? बिल्कुल जी, है ना। भूमि के अलावा फिर वो बात क्या करता है बेटा आपका? जी आपका होता है गगन। गगन भी पंच महाभूतों में से एक भूत है, जी हाँ बिल्कुल है आपका। ठीक है। वायु, हाँ जी सर बिल्कुल सही बात बोली आपने। अग्नि, हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर, अग्नि भी हमारी पंच महाभूतों में से एक भूत है आपका, है ना। जी सर बिल्कुल। और बेटा नीर, यानी आपका जल। ये जो पंच महाभूत आपके सामने है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो पंच महाभूत आपके सामने है बेटा आपका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने कहा कि सर हमारे वैदिक पुराण वगैरह आप कुछ भी उठा लीजिए, आप प्राचीन जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें यही कहा जाता है कि शरीर जो है पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। यही तो चीज कही जाती है बच्चे आपका। यानी ये पंच तत्व कौन कौन से बेटा आपके, ये पंच तत्व है कौन कौन से, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो यहां पे हमने कहा कि बेटा आपकी जो पांच अवस्थाओं का जो जिक्र है वो कौन कौन सी बच्चे आपकी, वो है हमारी ये पांच अवस्था, ये पंच तत्व हैं जिन्हें बेटा हम अपने ग्रंथों में पढ़ते आए थे। लेकिन अगर बात करें आज की हिसाब से, आज के हिसाब से हमारी पांच भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी बेटा? सॉलिड लिक्विड गैस, तो तीन तो आपकी ये तो मेन हो ही गई, तीन तो भौतिक अवस्था आपकी मेन हो ही गई। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है सर फोर्थ भौतिक अवस्था कौन सी आपकी, चौथी भौतिक अवस्था। तो बेटा चौथी जो भौतिक अवस्था है, जो चौथी भौतिक अवस्था है बेटा वो है हमारी प्लाज्मा। चौथी भौतिक अवस्था कौन सी हमारी? प्लाज्मा। और इसके अलावा पांचवी भौतिक अवस्था कौन सी बेटा? फिफ्थ भौतिक स्टेट आपकी कौन सी? फिजिकल स्टेट। तो पांचवी भौतिक अवस्था जो है बच्चे वो है हमारा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन दोनों को अवस्थाओं को हम ध्यान से देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा अपना पीछे पढ़ते बेटा आपका। तो हमने कहा कि सर प्राचीन काल में हमारे पंच तत्वों की बात होती थी, ठीक है। भूमि, अगर आप कहें इन पंच तत्वों का नाम क्या हो बेटा, तो भगवान जो है इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर बने आपके। जैसे भा से क्या हो गया बेटा आपका? भा से हो गया आपकी भूमि। गा से क्या हो गया बेटा आपका? गगन। वा से क्या हो गया बेटा आपका? वायु। आ से क्या हो गया बेटा आपका? अग्नि। ना से क्या हो गया बेटा आपका? नीर। भगवान ये पांच तत्वों से मिलकर बने हैं सारी चीजें। अब इन पांच तत्वों की बात की जाए बेटा आपकी, तो एक तरीके से आप देखिए भूमि आपकी कैसी होती है बेटा? भूमि ठोस होती है नहीं होती? भूमि आपकी कैसी अवस्था है बेटा आपका? आप कहेंगे सर भूमि जो होती है हमारी किस फॉर्म में पाई जाती है? सर ये सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। तो भूमि को एक तरीके से आप कह सकते हैं सर ये आपकी सॉलिड फॉर्म हो गई, ठोस अवस्था, ठीक है। लिक्विड अवस्था यानी नीर, जल। जल हमारा क्या होता है बेटा आपका? लिक्विड फॉर्म में होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। तो ये हो गया आपके लिक्विड फॉर्म। वायु, वायु क्या हो गई बेटा आपकी? गैस फॉर्म हो गई नहीं हो गई? बिल्कुल सर। अब इसके अलावा बेटा बात करें दो चीजों की, हमने पढ़ी चौथी अवस्था प्लाज्मा। प्लाज्मा को हमने चौथी स्टेट माना है, तो प्लाज्मा आखिर है क्या चीज? प्लाज्मा आखिर है क्या चीज बेटा? होता क्या है, जब हमारी जो गैसेस वगैरह होती हैं इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया जाए, जब पदार्थ का तापमान अत्यधिक हो, तापमान क्या हो बेटा आपका? तापमान अत्यधिक हो जाए, तो ऐसी अवस्था को आपका क्या कहा जाता है बेटा? आपका प्लाज्मा फॉर्म। जैसे कि आपने लावा देखा है, लावा मैग्मा जो निकलता है आपका किससे? ज्वालामुखी से। वो क्या है बेटा? प्लाज्मा फॉर्म। जब लोहे को बहुत ज्यादा गर्म कर दो और वो जो टपकता है, टप टप कांच टपकता है टप टप, उसे बोला जाता है प्लाज्मा फॉर्म। तो प्लाज्मा फॉर्म बेटा एक तरीके से आप कह सकते हैं सर अग्नि जो है, ये जो आप अग्नि बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारी प्लाज्मा फॉर्म है या नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। इसके अलावा बेटा आपकी पांचवी जो अवस्था है वो अवस्था है आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसर। इस अवस्था की जो खोज करी थी बेटा वो करी थी आपकी सत्येंद्र नाथ बोस। ये भारतीय थे बेटा आपका सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। इन्होंने इस पांचवी अवस्था के बारे में हमें बताया, और जिसका डीप एक्सप्लेनेशन जो दिया था आपका, व्याख्या जो करी थी आपकी, वर्णित जो किया था जिसे सही से, वो आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। तो इसीलिए इन दोनों के नाम पर इसे आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है, आपका पांचवी अवस्था को। पांचवी अवस्था है क्या बच्चे? इस चीज को समझिएगा कि जब हवा का तापमान बेटा आपका चाहे बहुत ज्यादा कम कर दिया जाए, ठीक है, तापमान बहुत ज्यादा कम है, पहली चीज।
ठीक है, इतना कम है कि अणु जो है मूवमेंट नहीं कर रहे। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भैया जो आपका मैटर होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार मूवमेंट करते हैं। यही चीज तो पढ़ी। लेकिन एक ऐसी स्टेट जहां पर आपका टेम्परेचर इतना कम कर दिया जाए, ठीक है, कि अणु परमाणु की जो ऊर्जा होती है, मुक्त ऊर्जा, वो लगभग समाप्त हो जाए, तो उस अवस्था को कहा जाता है बेटा आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब ये कैसे बेटा आपका, यानी इसमें एक तरीके से घनत्व तो 1 लाख गुना कम कर दे किसी भी गैस का, तो वो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म में पहुंच जाती है। जैसे कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, हम अंतरिक्ष में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बेटा, तो हवा पतली होती जाती है, हो जाती नहीं हो जाती, और सबसे बाहर मंडल जो है वहां पे तो हवा इतनी पतली हो जाती है कि हवा के अणु बहुत दूर दूर हो जाते हैं, और आपको पता है वहां पे टेम्परेचर तो बहुत लो है ही है। तो वो जो अवस्था है बेटा उसे आपका कहा जाता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब गगन का मतलब क्या बेटा, अंतरिक्ष, यानी ऊपर की साइड आपका हवा पतली होती जा रही है, और वो जो अवस्था आएगी बेटा उसे आप कह सकते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कह सकते नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये जो आपके जो बेटा पंच महाभूत थे, जो हमें बहुत बेसिक नॉलेज पहले से थी, जो कि बाद में आपको साइंटिस्टों को पता चला है कि ऐसी भी कोई चीज होती है ना। ये तो साइंटिस्टों को, इनको तो बाद में पता चला है ना। हमारे ग्रंथों में तो इस चीज का वर्णन बहुत पहले से है। हमारे ग्रंथों में इस चीज का वर्णन तो बेटा बहुत पहले से है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां से आपको ये 5 अवस्थाएं पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा थोड़ी सी अगर हम बात करें बेटा आपका, जो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है बेटा, ये जो अवस्था है, ये अगर आपसे पूछा जाए जी किसने इसकी खोज करी, तो बेटा सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं, अच्छा ये पूछा जाए कि सर इसकी जो खोज की गई थी वो कब की गई थी, इसकी खोज की गई थी बेटा आपका 1920 में। ठीक है, इसकी खोज की गई थी बेटा आपकी 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा। ठीक है, यहां पे जो आपके 3 साइंटिस्ट दिखाई दे रहे हैं बेटा आपका, एरिक कॉर्नेल, ठीक है, वॉल्फगैंग कैटरली, कार्ल व्यूमैन, ये जो 3 साइंटिस्ट बेटा वो 3 साइंटिस्ट हैं जिन्हें एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में 2001 में। कब दिया गया था नोबेल प्राइज बेटा? 2001 में। इसलिए दिया गया था बेटा आपका क्योंकि इन्होंने ये जो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इसके ऊपर बहुत ही डीप स्टडी करी, और उसे करने के बाद में जो आपकी डाइल्यूट गैसेस होती हैं, जो आपके क्षारीय एटम्स होते हैं, क्षारीय एटम जो होते हैं ना बेटा आपके डाइल्यूट वाले, उसके अंदर ही आपकी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्थिति प्राप्त करी थी। तो इसीलिए इन तीनों को 2001 में क्या दिया गया था बेटा आपका? नोबेल प्राइज दिया गया था आपका। ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको जो चीज बताई कि खोज किसने करी बेटा आपकी, इसकी खोज आपकी 1920 ईस्वी में की गई थी सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा, और एक्सप्लेनेशन किसने किया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, और उन्होंने इसे नाम दे दिया था आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, वहीं से इसे नाम मिल गया था बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलिए, तो मेरे ख्याल से बेटा आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं इस चीज में आगे बढ़ते हैं बेटा आपका। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, थोड़ा सा समझ आइए बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बेटा आपका। वर्ष 1920 में भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक थे आपके सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, कौन थे बेटा आपका? सत्येंद्र नाथ बोस ने द्रव्य की 5वीं अवस्था यानी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बेटा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के रूप में द्रव्य की 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी कर। ठीक है, इसीलिए आपका इसे बीईसी कहा जाता है आपका। अब ये है क्या, ये थोड़ा सा चीज आप देख लीजिए बेटा। ये वो अवस्था है जिसमें किसी गैस का लगभग परम शून्य ताप, परम शून्य ताप का मतलब है बेटा आपका जीरो केल्विन ताप, जीरो केल्विन ताप, या फिर माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस ताप, माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस डिग्री ताप पर आपका वो ताप तक किसी गैस को शीतल करते हैं, तो उसके परमाणुओं की जो मुक्त ऊर्जा होती है वो लगभग समाप्त हो जाती है। परमाणु की मूवमेंट करने की जो ऊर्जा होती है, जो मुक्त ऊर्जा होती है, वो समाप्त हो जाती है, और वो परस्पर संयुक्त होकर एक परमाणु के रूप में क्या हो जाते हैं बेटा आपका? प्रतीत होते हैं। और इन्हीं प्रभावों को स्थूल क्वांटम परिघटना यानी मैक्रोस्कोपिक क्वांटम फेनोमिना कहा जाता है। और इसी जो ये अवस्था है बेटा आपकी, और यही अवस्था जो है आपकी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ आना चाहिए बेटा आपका, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चीज आपसे कई बार पूछा गया है कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है क्या। ठीक है,
अब बात करते हैं द्रव की भौतिक अवस्थाओं को लेकर बेटा आपका, कि ये परिवर्तित कैसे होती है। ये भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं तो होती कैसे हैं, उस चीज को लेकर बात करते हैं। हमेशा याद रखना बेटा आपका कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को अगर परिवर्तित किया जा रहा है तो परिवर्तित किन आधार पर किया जाएगा। या तो उसके तापमान में परिवर्तन करके उसे परिवर्तित किया जा सकता है किसी भी अवस्था को बेटा, या फिर उसके दाब में परिवर्तन करके, या फिर उसके ऊर्जा में। ये मेन कारक होते हैं इन जो आपके आपके जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये इनमें चेंजेस करके आप किसी भी पदार्थ की फिजिकल स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिजिकल स्टेट के कन्वर्ट होने का जो परिवर्तन होते हैं वो प्रक्रियाएं जो है टोटल 6 हैं। यानी जो एक दूसरे में कन्वर्ट होती है उन्हें आपका क्या कहा जाता है बेटा आपका, वो आपकी 6 प्रकार की होती है। हमने कहा चलो ठीक है उन्हें भी स्टडी करते हैं, लेकिन उन्हें स्टडी करने से पहले बेटा हमने कहा हम एक चीज पढ़ लेते हैं क्या, कि सर सॉलिड लिक्विड गैस है क्या। हमने यहाँ पे बात करी थी ना बेटा आपकी, हम जब भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो ये सॉलिड लिक्विड गैस है आपकी, जो 3 ये मेन अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को हम आगे देखते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस है क्या। देखो होता क्या है मेरे बच्चे आपका, यहां पे जो आपका अंतराणविक बल है, अंतराणविक बल और अंतराणविक दूरी, ये दो मेन चीज हो जाती है जो डिसाइड करेगी कि आपकी कोई भी अवस्था कैसी होगी, कोई भी अवस्था आपकी कैसी होगी। ये दो चीजें हैं जो इस चीज को डिसाइड करके आपको बताएंगे। हमने कहा चलो ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप इन दोनों चीजों के आधार पर हमें बता दीजिए कि हमारी कौन सी अवस्था कैसी होगी। बेटा मैंने ये पार्टिकल्स लेके चल रहा हूं यहाँ पे कुछ, ये पार्टिकल्स हो गए आपके, जो आपके क्या करते हैं बेटा आपका, ये किसी भी गैस के अणु आप जैसे भी लेना चाहें आप वैसे ले सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से जैसे भी आप लेना चाहें उस तरीके से आप मान सकते हैं। हमने कहा सर ये क्या है, ये आपके किसी गैस के अणु हो गए। ठीक है, ओके जी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक चीज देखना बेटा आपका, ये जो अणु है ये डिसाइड करके बताएंगे कि आपकी कोई भी जो अवस्था है वो आपकी किस फॉर्म में पाई जाएगी, किस फॉर्म में पाई जाएगी। आपने कहा सर कैसे। अच्छा, ये जो अणु है अगर मैं इन्हें आपको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा आपका। ठीक है, हम यहाँ पे इन्हें एक्सप्लेन करते हैं और इस हिसाब से डिसाइड करते हैं आपके कि फॉर्म जो है ये कैसी फॉर्म है। अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताया था बेटा आपको मैंने, बिल्कुल बताया था, इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इन दोनों शब्दों को यहाँ पे यूज करते हैं बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस। हमने इन दोनों चीजों की बात करते हैं, यही चीजें डिसाइड करेंगी कि आपका पदार्थ जो है किस अवस्था में पाया जाएगा। जब अणुओं के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका क्या हो बेटा, मैक्सिमम हो, बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। जब बहुत, अब देखो कोई भी चीज है बेटा, बल लग रहा है, बहुत तेजी से बल लग रहा है, बहुत जोर से बल लग रहा है, तो क्या इसके बीच में स्पेस बचेगा, नहीं बचेगा। इसके बीच में स्पेस नहीं बचेगा, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्सिमम और इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम और इंटरमोलिकुलर स्पेस जब मिनिमम होता है तो वो जो अवस्था होती है बेटा उसे कहा जाता है आपका सॉलिड अवस्था। क्या कहा जाता है बेटा आपका, सॉलिड अवस्था यानी ठोस अवस्था। आपने कहा ठीक है सर, ठोस अवस्था कहा जाता है। अब मैंने कहा अब बात करते हैं बेटा आपकी लिक्विड अवस्था की। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी बेटा लिक्विड अवस्था की। तो लिक्विड अवस्था की कैसे बात करेंगे, आपने कहा आप बताओ सर कैसे बात करनी है। देखो मैंने कहा ये आपके कण है, ये क्या बेटा आपका, ये आपका कोई भी एक अणु है, इस अणु को हमने यहां पे ले लिया। अब इस अणु ने क्या करा बेटा आपका, इसके बीच में हल्का सा, बहुत हल्का हल्का स्पेस सा कम हो गया, बहुत हल्का हल्का, ऐसा नहीं बेटा बहुत ज्यादा कम हो गया, पर हाँ उसकी तुलना में स्पेस जो है इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो भैया अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो अणु है बेटा आपके, ये आपके किसी भी तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। ये जो अणु है ये आपके एक दूसरे पे किसी भी तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो अवस्था आपकी प्राप्त होगी, ये जो अवस्था आपकी प्राप्त होगी बेटा, ये आपकी कौन सी अवस्था प्राप्त होगी, सर ये हमारी लिक्विड अवस्था प्राप्त होगी। ये कौन सी अवस्था प्राप्त होगी बेटा आपकी, ये हमारी लिक्विड अवस्था प्राप्त होगी। अगर ऐसा हो जाए कि अणुओं के बीच में स्पेस जो है, अणुओं के बीच में जो आपका मतलब ये लगा लो बल लग ही नहीं रहा, बल तो काम कर ही नहीं रहा अणुओं के बीच में, तो कोई अणु कहीं, कोई अणु कहीं, कोई अणु कहीं, कोई अणु कहीं, इस तरीके से गति होगी। फिर ये तो गति बेटा इस तरीके से होगी ना, कोई अणु कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, किसी एक दूसरे से क्या मतलब होगा, फिर इन्हें कोई मतलब नहीं होगा। ये तो इधर उधर, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, इस तरीके से गति होगी। तो वो अवस्था कौन सी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी आपकी गैसीय अवस्था। तो यहां से मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं,
आप थोड़ा सा इस चीज पे फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा इस चीज पे फोकस कीजिएगा। ये जो अवस्था है बेटा, ये आपने कहा सर ये हमारी लिक्विड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? लिक्विड। ये कौन सी फॉर्म है आपसे पूछा जाए तो आपने कहा सर ये हमारी गैस फॉर्म है। अंतर क्या है जी सर? तो अंतर इतना है कि बेटा जो आपकी जब इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होता है, सॉरी फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है बेटा, वो आपका बिल्कुल ना के बराबर हो, वो आपका मिनिमम हो जाए, मतलब बहुत कम हो जाए। जब फोर्स कम हो गया तो सिंपल सी बात है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस वहां पे अपने आप ही बढ़ जाएगा, तो यानी स्पेस जो है उसमें क्या हो जाए आपका मैक्सिमम हो जाए, तो वो अवस्था आपकी गैसीय अवस्था कहलाएगी। और जब 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 इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की बात करूं, वो फोर्स कैसा हो बेटा? वो फोर्स अगर सॉलिड से तो कम हो लेकिन गैस से ज्यादा हो, सॉलिड से कम हो लेकिन गैस से ज्यादा हो, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करूं, इसमें अंतरा आणविक दूरी की, तो भैया उसे आप समझ लेना कि भैया वो सॉलिड से ज्यादा हो लेकिन गैस की तुलना में क्या हो? गैस की तुलना में कम हो, तो वो अवस्था आपकी लिक्विड अवस्था कहलाती है। यहां पे जो हम देख रहे हैं बच्चे, हम क्या देख रहे हैं कि सर सॉलिड अवस्था कब है? जब अणुओं के बीच में लगने वाला बल इतना ज्यादा था कि अणु बहुत टाइटली चिपक गए, टाइट चिपक गए यानी इसके बीच में दूरी कम हो गई, तो ऐसी अवस्था बनी बेटा आपकी सॉलिड अवस्था। जिसके बीच में आपका बल बहुत कम है, अब बल कम है तो अणु दूर दूर भागेंगे, भागेंगे नहीं भागेंगे? बिल्कुल भागेंगे। तो ऐसी अवस्था क्या हुई? गैसीय अवस्था। और एक ऐसी अवस्था कि अणु जो है एक दूसरे से दूर भी नहीं भाग पा रहे हैं लेकिन आगे पीछे गति कर पा रहे हैं, तो वो अवस्था क्या हुई बेटा? वो हो गई आपकी लिक्विड अवस्था। और इन तीनों को थोड़ा सा और अच्छे से अगर आपका इनमें डिफरेंस की बात की जाए, जब आपसे पूछा जाए कि सर इन तीनों अवस्थाएं जो हम पढ़ रहे हैं इनमें एक बार हमें डिफरेंस करके बता दीजिए, ये तीनों अवस्थाओं में एक बार अंतर करके बता दीजिए, तो बेटा अंतर आप याद रखना। यहां पे देखो, जैसे कि मैंने कहा तीनों अवस्थाओं में अंतर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अंतर का आधार भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, अंतर का आधार भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, और उसके बाद में फिर आप इन तीनों अवस्थाओं के बारे में अंतर करके बताइएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैंने कहा अंतर का आधार ले लो बेटा आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ही ले लो। यहां पे बेटा मैं पहले अवस्थाएं लिख देता हूं आपकी कौन कौन सी अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा आपकी, ये आपकी ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये आपकी द्रव, देखो द्रव और द्रव में अंतर है बेटा, ठीक है। ये द्रव होता है और वो आपका द्रव्य होता है। और तीसरी अवस्था आपकी गैस अवस्था। पहला अंतर की अगर हम बात करें तो पहला अपने अंतर के लिए क्या लेके चले, हमने सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स ही ले लो, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स आप देख सकते हैं सॉलिड में सबसे ज्यादा, गैस में सबसे कम, और लिक्विड में सॉलिड से कम गैस से ज्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस भी आप देख चुके हैं कि बेटा सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, और लिक्विड आपका बीच में रहता है। तो इन दोनों को तो हमने देख ही लिया है, इन दोनों को छोड़ो, हम बात करते हैं बाकी चीजों की। हम बात करते हैं बेटा मोशन। हमने पढ़ा था ना कि ये जो रहते हैं बेटा आपके कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। तो मोशन की अगर बात करें बेटा, मोशन कब होगा, गति कब कर पाएगा कोई भी अणु? जब उसे स्पेस मिलेगा। और ठोस के अणुओं में हमें पता है कि स्पेस नहीं मिल पाता, बल इतना ज्यादा है कि उसमें स्पेस नहीं मिल पाता। तो इसमें मोशन कैसा होगा? इसमें मोशन होगा बेटा बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम, ठीक है। अब गैस के अणु की बात करें तो बेटा उसमें तो बल लग ही नहीं रहा, जितना चाहे उतना ज्यादा मूव करेंगे। तो गैस के अणुओं का मोशन जो होता है बेटा वो क्या होता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लिक्विड बेचारा बीच में फंसा रहता है क्योंकि इसका मोशन सॉलिड की तुलना में ज्यादा होता है, लेकिन गैस की तुलना में इसका जो मोशन होता है वो क्या होता है बेटा आपका? वो आपका कम होता है। डेंसिटी की बात करें बेटा, आपकी डेंसिटी होता है आपका घनत्व। घनत्व, डेंसिटी। हमने कहा सर ठीक है घनत्व की बात करते हैं, तो बेटा घनत्व की बात करते हैं किसी चीज का घना होना। घना कौन होगा? जिसके अणु ज्यादा पास पास होंगे। अणु किसके पास पास होंगे? जिसके बीच में बल ज्यादा लग रहा होगा। बल किसमें ज्यादा लग रहा है? सॉलिड में। तो बेटा इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है बेटा आपकी? बहुत ज्यादा। सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। गैस की क्या होगी बेटा? गैस की तो बिल्कुल सबसे कम होगी क्योंकि इसके तो अणु के बीच में बल ही नहीं लग रहा है, ये तो दूर दूर भाग रहा है। लिक्विड की बात करें, फिर लिक्विड बेचारा सॉलिड और गैस के बीच में फंसा रह जाता है, यानी इसकी जो डेंसिटी है सॉलिड से कम होगी लेकिन गैस से ज्यादा होगी। कोई दिक्कत नहीं है जी। और चीजों की बात करें,
और चीजों में बेटा हम जैसे कि हमने कहा चलो शेप यानी आकार और आयतन। तो सबसे पहले आकार की बात कर ले बेटा, आपकी आकार यानी शेप की बात कर लेते हैं। तो बेटा सॉलिड, क्योंकि एक बात बताओ कि कोई अगर आप टेबल लाते हैं तो क्या टेबल आप गोल लाए थे कुछ टाइम बाद वो चौकोर हो जाती है? नहीं होती, क्योंकि वो अणु मजबूती से चिपके हुए हैं और उन्हें मूव करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनकी शेप जो है आपकी जैसी है वैसी बनी रहेगी। यानी शेप जो है कांस्टेंट रहती है आपकी, निश्चित रहेगी, ठीक है, फिक्स रहेगी। शेप जो है बेटा आपकी क्या रहेगी? आपकी फिक्स रहेगी, निश्चित। लेकिन पानी की बात करो तो बेटा पानी को अगर आप ग्लास में डालेंगे ग्लास की शेप ले लेगा, बोतल में डालेंगे बोतल की शेप ले लेगा, और हवा तो जिस चीज में भर दो उसी की शेप ले लेती है। इसकी फिक्स्ड होती है सॉलिड की, बाकी इन दोनों की शेप जो है बेटा आपकी वो आपकी फिक्स्ड नहीं होती। यानी दोनों की जो शेप है वो आपकी क्या होती है? अनिश्चित होती है। दोनों की जो शेप है वो आपकी क्या होती है मेरे बच्चे? वो आपकी अनिश्चित होती है। हमने कहा चलो ठीक है, दोनों की शेप आपकी अनिश्चित हो गई। शेप के अलावा अगर कोई और बात करना चाहें तो वो बताइएगा। मैंने कहा बेटा आकार के अलावा एक होता है आपका आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम, यानी बेटा वो आपका उसका जो आयतन है जो आप लेके जा रहे हैं वो आपका कितना होगा, यानी जो उसकी क्वांटिटी ऑफ मास होगा वो कितनी होगी, वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम बेटा आपका सॉलिड अगर 1 किलो का है तो वो 1 किलो का ही रहेगा। तो इसका तो आयतन बेटा आपका फिक्स्ड होता है, एकदम निश्चित होता है। बात करें द्रव की, 1 लीटर द्रव है तो बेटा दूध वाला ऐसा तो है नहीं कि आपको 1 लीटर दूध दे जाता है तो वो थोड़ी देर बाद आधा लीटर हो जाए। नहीं, अगर आप पी लेते हो या कोई बिखेर देता है वो अलग बात है, लेकिन जब 1 लीटर नाप के दिया है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। यानी इसका भी जो आयतन है लिक्विड का भी, वो भी क्या रहता है बेटा आपका? वो भी आपका फिक्स रहता है। लेकिन जो गैस है, गैस का आयतन भी फिक्स नहीं होता। इसका आयतन तो बेटा ऐसे समझ लो कि अगर आप इसे कंप्रेस, देखो कभी कभी आपने सीएनजी भरवाने गए बेटा आपकी, आप कभी सीएनजी भरवाने गए गाड़ी में, तो सीएनजी जब सिलेंडर तो उतना ही रहता है, लेकिन होता क्या है जब प्रेशर ज्यादा होता है तो ज्यादा गैस भर जाती है सिलेंडर में, प्रेशर कम होता है तो कम गैस भरती है। यही तो होता है, यही तो होता है ना। तो बेटा वही चीज आपसे बोलना चाह रहे हैं कि ये जो होती है इसका आयतन निश्चित नहीं होता, ये आयतन इसके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर हमने ये सारी चीजें देखी कि सर सॉलिड का मोशन कैसा होता है, सर बहुत कम होता है मोशन, ठीक है, घनत्व तो सर उसमें बहुत ज्यादा होता है, आकार उसका निश्चित होता है, उसका आयतन भी निश्चित होता है सॉलिड का, है ना। बाकी हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस हम देख चुके हैं, ये तो सारी चीजें देख चुके हैं। तो बेटा यहां से आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में ये जो चीजें बताई गई हैं, आई होप कि आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो। आई होप कि आपको यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस ये चीजें अच्छे से समझ आ रही हो। मैं आशा करता हूं बच्चे, हर किसी मेरे बच्चे को, हर किसी बालक को ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। बेटा अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करने के बाद में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको बेटा अगर आपको ये सारी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो बेटा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जुड़ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको रेगुलरली क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इससे आपका क्या होता है कि एक आपके लगातार आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, आप जवाब देते हैं, वोट करते हैं वहां पे, तो आपका प्रैक्टिस भी रेगुलरली बनी रहती है ना। चलिए, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो बाकी क्लासेस है वो भी आपको मिलती रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ लिया बेटा, आपका सॉलिड लिक्विड गैस को सही से समझ लिया, है ना। अब यहाँ पे जब हम द्रव की अवस्थाओं की बात कर रहे थे, अवस्थाओं की बात कर रहे थे बेटा, तो हमने कहा सर टेम्परेचर, प्रेशर और एनर्जी ये जो होती है ये ऐसे प्रभाव है जो आपके कन्वर्ट कर देते हैं एक से दूसरे में। जैसे 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 कि बेटा मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल के आधार पर आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फोकस रखिएगा। जैसे कि बच्चे मैंने कहा कि ये क्या है बच्चे, आपने कहा सर आपने बनाया आपको पता होगा ये क्या है, यही तो आपने बोला कि सर आपने बनाया है ये तो आपको पता होगा कि ये है क्या। देखो भाई, ठीक है, अब जब ये वाली बात है कि मुझे ही पता होगा तो बेटा मैं आपको बताता हूं ये है क्या। बेटा ये है आपकी आइस, ये क्या है मेरे बच्चे आपकी, आपने कहा ठीक है सर, ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी आइस, ये क्या हो गई बच्चे आपकी, ये हो गई आपकी आइस। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ आ रहा है कि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए आइस है, ठीक है।
जब ये जो बर्फ है आपके पास, ये जो आपकी बेटा आपकी क्या है, ये हमने कहा ये आपकी बर्फ है, ठीक है, बर्फ है, ये हमारी आइस है। अगर आप बर्फ को ठंडा करते हैं, अगर आप बर्फ को क्या करने लग जाए बेटा, ठंडा करने लग जाए, तो आप देखेंगे देखेंगे कि ये जो आइस है बेटा, ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा आपकी, ये सर यहाँ पे पानी में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्या हो जाती है बेटा, ये हमारी पानी में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। चलो ठीक है, ये भी चीज समझ आ रही है सर हमें कि ये जो बर्फ थी, ये बर्फ पिघलने के बाद में पानी में कन्वर्ट हो गई, यानी ये बर्फ जो आपकी क्या बन गई बेटा आपकी, ये बर्फ हमारी वाटर बन गई। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसे और ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो ये क्या होता है बेटा आपका, ये आपकी भाप बन जाती है। क्या बन जाती है, ये हमारी भाप बन जाती है। ठीक है, अब आपने कहा ठीक है सर, ये क्या बन गई, ये सर जब हमने इसे गर्म किया तो ये हमारी जलवाष्प बन गई, वेपर। तो यहां से आपने क्या चीज देखी बेटा, यहां पे आपने एक चीज समझी कि सर ये रही तो हमारी गैस ही, जो बर्फ थी, बर्फ को जब हमने गर्म किया, जब हमने इसके तापमान में परिवर्तन किया, जब हमने इसके तापमान में परिवर्तन किया, तो ये आपकी स्टेट भी बदल गई इसकी, और तापमान में परिवर्तन किया, फिर इसकी स्टेट बदल गई बेटा, बदल गई नहीं बदल गई। और जब हम इसके टेम्परेचर में या प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से इसकी स्टेट बदलती रहेगी। ये जो स्टेट का आपका कन्वर्ट होना है बेटा, आपका बदलना है, आपका ये आपकी भौतिक अवस्थाओं का परिवर्तन, ये आपकी जो डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करेगा कि सर कितने टेम्परेचर पे आप कर रहे हैं, टेम्परेचर में क्या चेंज कर रहे हैं, क्या प्रेशराइज कर रहे हैं, किस तरीके की ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, और यही बदलना आपकी जो प्रक्रिया है बेटा, वो आपकी 6 प्रक्रियाएं जो बदलना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलने को क्या कहा जाता है। जैसे कि पहली होगी बेटा आपके सॉलिड से लिक्विड में बदलना, दूसरी होगी लिक्विड का सॉलिड में बदलना, तीसरी होगी बेटा सॉलिड का डायरेक्ट आपका गैस में कन्वर्ट होगा। 3 हो गई। अब इन्हें रिवर्स कर दो, गैस का सॉलिड में, गैस का वाटर में, ठीक है, और वाटर का बेटा आप फिर कर दीजिए कन्वर्ट, इस वाटर का इसमें और इसका इसमें, तो टोटल आपकी 6 स्टेट हो जाती है। ये 6 स्टेटों को हम यहां से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। अभी तक जिस भी बच्चे को जो भी डाउट है, जिस भी मेरे भाई बंधु को जो भी डाउट है बेटा, वो मुझे बता दे कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। कोई भी चीज है, कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा जैसे कि मैं आपकी 4 स्टेट की अगर बात करूं बेटा आपकी, ठीक है, 4 स्टेट की, पहले तो हम इन तीनों में 3 मेन स्टेट को लेके चलते हैं आपका। ये जो 3 मेन स्टेट है बेटा, इन 3 मेन स्टेट को ही लेके चलते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ध्यान से। ठीक है, आपने कहा ठीक है चलो, देखो सबसे पहले हमने बात करी बेटा आपकी कि आइस, देखो मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं बेटा आपका, है ना। वैसे तो इसका आपकी चारों स्टेट को बताऊंगा आपका, चारों स्टेट का, लेकिन पहले हमारी जो मेन है, हम पहले मेन इन चीजों को लेके चलते हैं। हमने कहा कि जैसे कि सर ये रही हमारी आइस, बर्फ, बर्फ जो है वो कन्वर्ट किस में होगी, आपने कहा सर आपकी इच्छा है, आप जिसमें कन्वर्ट करना चाहें। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता, इच्छा के हिसाब से चीज नहीं होता है। ठीक है, बर्फ की अगर कन्वर्ट करने की बात की जाए, बर्फ की कन्वर्ट करने की बात की जाए, तो बर्फ जो कन्वर्ट होगी हमारी बेटा, वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है आपकी लिक्विड। ठीक है, लिक्विड जो कन्वर्ट होता है बेटा आपका किस में कन्वर्ट होता है, आपने कहा सर लिक्विड जो कन्वर्ट हो जाएगा वो हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज कर लो जैसे बादल हो गए आपके, जैसे कि सपोज कर लो बेटा आपके बादल, है ना। तो यहां से अब इस चीज को आपको समझना है, समझना है, बहुत अच्छे से समझना है कि सर ये आपकी जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है बेटा आपकी, ये हमारी सॉलिड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है बेटा आपकी, सॉलिड। ठीक है, पानी वाली जो फॉर्म है बेटा, ये कौन सी फॉर्म है, आप कहेंगे सर ये है हमारी लिक्विड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है सर, ये है हमारी गैस फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, गैस फॉर्म। हम इन तीनों को यहां पर थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, इन तीनों को हम यहां पे अच्छे से देखते हैं। ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बेटा आपका, ताकि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो अगर किसी भाई बंधु को कोई डाउट होता है बेटा, वो पूछ लेना। ठीक है, जिस भी भाई बंधु को जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना, है ना, ताकि आपका डाउट क्लियर रहे। तो बेटा हमने कहा ठीक है सर, चलो क्लियर कर दो, ये हमारी हो गई लिक्विड फॉर्म, सॉलिड लिक्विड गैस।
जब भी जब भी आपका कन्वर्ट होगा, जब भी आपका कन्वर्ट होगा, अगर ठोस को बेटा जब भी आपका लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा, ठोस को जब भी लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा, जब भी आपका जो ठोस अवस्था है बेटा आपकी ये लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट होगी, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे आपका कहा जाएगा बेटा आपका, देखो, पिघलना, मेल्ट होना, मेल्टिंग। ये जो पहली अवस्था है बेटा इसे क्या कहा जाएगा? आपका मेल्टिंग, यानी पिघलना। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर। बेटा इस चीज को ध्यान से देखना, मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपका। मेल्टिंग क्या है कि सर ठोस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, अब लिक्विड में कन्वर्ट कैसे हो सकता है सर? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी तापमान बढ़ने पर ये आपका पिघलना शुरू हो जाता है। तो मैं यहां पे एक चीज और लिख सकता हूं, एक चीज और एक्सप्लेन कर सकता हूं कि भैया यहां पे क्या कर रहे हैं आप सर, यहां पर हम इसमें तापमान क्या कर रहे हैं? आपका तापमान इंक्रीज कर रहे हैं, तापमान इंक्रीज कर रहे हैं, आपका तापमान बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके सर। आपने कहा ठीक है सर, तापमान आप इंक्रीज कर रहे हैं ना इस तरीके से। हाँ जी। दूसरा पॉइंट बताइए बेटा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं आपका, और टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो जो आपका पानी है, जो आपका पानी है वो आपका भाप बन जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बेटा आपका वेपोरेशन। वेपोरेशन आपका यानी वाष्पीकरण। ठीक है, इसे आपका वाष्पीकरण, या फिर आप कह देंगे सीधा सीधा वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। ठीक है, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी अवस्था क्या थी बेटा आपकी? तीसरी अवस्था ये थी कि अगर ये प्रोसेस आपका डायरेक्टली ऐसा हो जाए, डायरेक्टली का मतलब कि पहले तो ये आपका जो ये था, ये आपका सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था आपका किसमें? सॉलिड जो कन्वर्ट हो रहा था बेटा आपका, वो कन्वर्ट हो रहा था आपका लिक्विड में, है ना? और दूसरा क्या था? दूसरा सर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था आपका किसमें? वेपोराइजेशन में। लिक्विड जो कन्वर्ट हो रहा था वो आपका कन्वर्ट हो रहा था किसमें? वेपोराइजेशन, यानी आपका गैस में। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि आपका सॉलिड जो है डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए आपका गैस में, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस अवस्था को कहा जाता है बेटा आपका सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है इसे? आपका सब्लिमेशन, यानी आपका ऊर्ध्वपातन। तो यहां पे आपने ये तीन चीजें देखी कि जब तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर क्या होता है? तापमान बढ़ने पर सर सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है बेटा? उसे बोलते हैं आपका मेल्ट होना, यानी पिघलना। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या ना होता है? कि आपका वाष्पीकरण होना, यानी वेपोराइजेशन होना। सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? आपका सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन। हमने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। आगे बताओ, आगे अगर बात करूं बेटा आपका, आगे अगर बात करूं, सेम यही चीज लेके चल रहे हैं। अब हमने इसे उल्टा कर दिया। अब हमने क्या करा? हमने यहां पे इसे उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब कि सर पहले टेम्परेचर बढ़ रहा था, अब टेम्परेचर धीरे धीरे आप क्या करेंगे? आप इसे कम करेंगे। हम क्या करेंगे टेम्परेचर को बेटा? तापमान अब क्या करें? आपका तापमान कम हो रहा है। तापमान क्या हो रहा है बेटा आपका? कम। तो भैया उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा उससे फर्क ये होगा कि जब आपकी जो गैस का तापमान कम होता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी लिक्विड में। गैस का तापमान कम होता है बेटा तो वो कन्वर्ट होती है लिक्विड में। और इस कन्वर्ट होने को क्या कहा जाता है? इस कन्वर्ट होने को कहा जाता है बेटा आपका क्या? जैसे कि आप सपोज कीजिएगा, आपके जो बादल हैं, जब इसे संघनन, संघनन यानी कंडेंसेशन। ठीक है, ये जो होता है बेटा इसे आपका क्या कहा जाता है बेटा आपका? इसे आपका कहा जाता है संघनन, यानी आपका कंडेंसेशन। जब पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो पानी क्या हो जाता है बेटा आपका? जम जाता है। उसे बोले जाएंगे आपका फ्रीजिंग, जमना। ठीक है, फ्रीजिंग, या फिर इसे बेटा आपका सॉलिडिफिकेशन भी कहा जाता है, आपका ठोस अवस्था में आ जाना। तो यहां पे आपने जो चीजें देखी बेटा आपकी, हमने दो चीजें देखी आपकी। पहली चीज कि जब गैस कन्वर्ट हुई आपकी किस में? लिक्विड में, तो इसे आपने क्या बोला सर? इसे बोला आपने कंडेंशन। ठीक है, इसे क्या बोला कि आपका कंडेंशन। और वहीं पर जब हमने बोला कि आपका पानी जो है, पानी आपका कन्वर्ट हो रहा है, तो पानी के कन्वर्ट होने को आपने क्या कहा सर? पानी जब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे आपने क्या कहा? कंडेंसेशन कह दीजिए। ठीक है,
और इसे बोल दीजिए आप फ्रीजिंग। या तो बेटा आप इसे फ्रीजिंग कर दीजिए, ठीक है, या फिर फ्रीजिंग के अलावा आप यहां पे कह सकते हैं सर ये आपका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है आपका। ठीक है, अब इसके अलावा अब आपने कहा कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि जो गैस है वो अगर डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस जो है, ये जो गैस थी बेटा आपकी, ये आपकी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें? आपकी सॉलिड में। यानी एक प्रोसेस होता है, यानी एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका क्या होता है कि पहले गैस लिक्विड में होगी, लिक्विड से फिर सॉलिड में। लेकिन अगर सीधा 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 कन्वर्ट हो जाए वो आपकी किस में? सर ये कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, इसे हिंदी में बोला जाता है निक्षेपण। हिंदी में निक्षेपण बोला जाता है, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है आपका डिपोजिशन। इंग्लिश में बोला जाता है इसे आपका डिपोजिशन। बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना इसे भी ऊर्ध्वपातन लिख लेते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन नहीं कहा जाता बेटा आपका, इसे कहा जाता है आपका डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन यानी निक्षेपण। ठीक है, अब यहां से ये 6 प्रोसेस आपके समझ आए। ये 6 प्रोसेस क्या है बच्चे आपका? जो हमने 6 प्रोसेस यहाँ पे देख रहे थे, ये जो 6 अवस्थाएं हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे थे, ये 6 अवस्थाएं आपकी क्या है? ये 6 अवस्था बेटा यही तो है आपकी 6 अवस्थाएं, यही तो 6 अवस्थाएं हैं ये सारी की सारी। आपने कहा हाँ जी सर। आपने कहा हाँ जी सर, यही 6 अवस्थाएं जो आप हमें बता रहे थे, है ना? कौन कौन सी 6 अवस्थाएं बेटा? वो मैं एक बार और लिख देता हूं आपका। देखो, सबसे पहली हो गई बेटा आपका, हमने कहा सर पहला हो गया आपका पिघलना। पहला हो गया आपका पिघल पिघलना, जिसे आपने कहा सर इसे कहा जाता है आपके द्वारा मेल्टिंग। इसे क्या कहा जाता है बेटा आपका? इसे कहा जाता है सर हमारा मेल्टिंग, यानी किसी चीज का मेल्ट होना। ठीक है, ओके जी। अब दूसरी अवस्था की बात करें, दूसरा क्या बताया सर? तो दूसरा बताया सर ने आपका पिघलना, और उसके बाद में दूसरा था आपका वाष्पीकरण। दूसरा क्या था बेटा आपका? वाष्पीकरण। अब यहां पे बात आई, सर ये वाष्पीकरण को इंग्लिश में आपने क्या बताया? तो वाष्पीकरण को कहा बेटा आपका वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा, इसके अलावा बेटा आपने कहा कि सर ठीक है, तीसरी अवस्था क्या बताई? तीसरी बेटा इसी में हमने बताया, जिसे हमने बोला कि आपका ऊर्ध्वपातन। क्या बोला बेटा आपका? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी बेटा इसे बोला गया आपका सब्लिमेशन। इसे क्या बोला गया मेरे बच्चे? आपका सब्लिमेशन। एक एक शब्द आपको यहां पे बेटा याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो 3 अवस्थाएं बेटा आपकी, ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है मेरे बच्चे? अगर आपसे कहा जाए तो बेटा पिघलने वाली जो अवस्था है उसमें आप कहेंगे कि सर सॉलिड कन्वर्ट होता है आपका लिक्विड में। ठीक है जी। जो आपकी वाष्पीकरण अवस्था कौन सी बेटा? इसमें आपका लिक्विड कन्वर्ट होता है सर गैस में। ठीक है जी। और ये सब्लिमेशन क्या होता है? सर सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में? गैस में। सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किस में? आपका गैस में। हमने कहा चलो ठीक है सर, बाकी की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई फिर आपने? बाकी की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई बेटा? तो बाकी की 3 भी देखते हैं आपका। बेटा एक चीज और, अगर वीडियो सही लग रही है ना बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको पूरी की पूरी साइंस की सारी क्लास मिलेंगी। आपको सारी क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेंगी बच्चे आपका। ठीक है, देखो हमने कहा सर ये 3 हो गई। अब बेटा और हमने कहा कि सर एक होती है आपका संघनन। क्या होती है बेटा आपका? संघनन। संघनन क्या होती है सर? तो संघनन होती है बेटा आपका कंडेंसेशन। ठीक है, संघनन क्या होती है बेटा? आपका बताया था कंडेंसेशन। ओके जी। उसके अलावा आपने कहा कि सर उसके अलावा कौन सी थी अगली? तो बेटा कंडेंसेशन के अलावा अगली थी आपकी जिसे बोला था आपका जमना। जमना। ठीक है, यानी यानी सर ये था आपका फ्रीजिंग या फिर आपका सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, फ्रीजिंग या फिर मेरे बच्चे आपका सॉलिडिफिकेशन। ओके जी। इसके अलावा कौन सी अवस्था थी? इसके अलावा बेटा छठी अवस्था थी जिसे आपका मैंने बोला था आपका निक्षेपण। छठी क्या बताई थी बेटा? आपका निक्षेपण। ठीक है, जिसे हम लोग ऊर्ध्वपातन ही पढ़ लेते हैं बेटा। निक्षेपण अलग है ऊर्ध्वपातन से बेटा, और इस अवस्था को कहा जाएगा आपका डिपोजिशन।
तो क्या कहा गया मेरे बच्चे आपका डिपोजिशन, है ना। तो हमने कहा चलो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये है क्या क्या बेटा, तो संघनन हो गया जब आपकी गैस जो है कन्वर्ट हो जाती है आपकी किस में, लिक्विड में। जी आपका फ्रीजिंग क्या हो गया, जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में सर, सॉलिड में। और जी आपका डिपोजिशन क्या हो गया कि सर गैस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किस में, आपका सॉलिड में। तो ये जो चीजें हैं ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है। अब यहां पर इन 6 के अलावा बेटा 2 अवस्थाएं और पता होनी चाहिए आपको। ये जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, इसके अलावा 2 अवस्थाएं आपको और पता होनी चाहिए, जैसे कि बेटा कौन सी, तो सर वो 2 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो वो 2 अवस्थाओं में बेटा पहली आपकी जो एक अवस्था है वो है जिसे बोला जाता है आपका आयनीकरण होना, आयनाइजेशन, आयनीकरण। अब आयनीकरण किसी गैस का होगा तो वो आपका क्यों होगा, वो होगा आपका कि कोई गैस जो है अपने आयनों में विभक्त हो जाए। आपका कौन कौन से आयन बेटा, आपके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में, है ना। तो उसे बोला जाता है आपका आयनाइजेशन, इसे बोला जाता है बेटा आपका आयनीकरण। इसे क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, आपका आयनीकरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपकी, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका आयोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल है जी। ठीक है, ओके सर। दूसरा क्या है बेटा आपका, दूसरा आपका जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, जिसे आपको बोला जाता है डी आयनाइजेशन। डी आयनाइजेशन आपका वी आयनीकरण, जिसे आपका क्या बोला जाता है बेटा, आपका वी आयनीकरण। अब आपने कहा सर ये क्या बोला है आपकी, बेटा ये उल्टा हो जाता है, ये क्या हो जाता है बेटा आपका उल्टा हो जाता है। अब आपने कहा ठीक है सर, ये जो आप करेंगे ये उल्टा हो गया, तो इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये दोनों चीजें आप जो बता रहे हैं ये आपकी है क्या। ठीक है, ओके जी। तो बेटा यहां पे थोड़ा सा हल्का सा दिमाग पे जोर डालना। देखो हमने 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, जिनमें से हमने 3 के बारे में सॉलिड लिक्विड गैस आपस में कन्वर्ट देख लिया। लेकिन जब आपकी गैस की अवस्था जो है वो कन्वर्ट हो जाए आपकी प्लाज्मा फॉर्म, तो उसे बोला जाएगा आयनाइजेशन। और जब आपका प्लाज्मा फॉर्म कन्वर्ट हो जाए गैस में, उसे बोला जाएगा बेटा आपका डी आयनाइजेशन। तो ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बच्चे आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी, बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, आज जो हमने देखा बेटा आपका, हमने ये जो पढ़ा बेटा मैटर, ये जो मैटर के बारे में पढ़ा है, हमने मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ा है। आगे की आपकी जो वीडियो जो होगी आपकी, लगातार आपको हर टॉपिक की वीडियो मिलेगी। ठीक है, ये तो आपका फिजिकल स्टेट के बारे में हो गया। अब अगर मैटर में बात की जाए बेटा आपका, तो मैटर जो होता है आपका केमिकल में भी डिवाइड होता है आपका, जिसमें आप देखेंगे आपका आपका जो क्या बनेगा, एलिमेंट होंगे आपके, एलिमेंट के बाद में आपके एटम जो होते हैं आपके। ठीक है, और उसके अलावा बेटा आपके कंपाउंड होंगे, आपके विलियन सॉल्यूशन होगा। तो इन सारी चीजों को हमें बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से देखना है बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहे होंगे, आप नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत आती है आप कॉल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है आपको, आप फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर इंस्टाग्राम आप हर जगह हमें क्या कर सकते हैं बेटा, आप फॉलो कीजिएगा, वहां पे जुड़िएगा हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िएगा, अपने भाई बंधु जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्लास में इतना ही, आपसे मिलते हैं बच्चे। एक चीज याद रखना बेटा आपका, कि बिना संघर्षों के कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। जब आप शिक्षा के अंकुर को संघर्षों से सींचोगे, तब जाके सफलता का वृक्ष आपका लगेगा, तब जाके सफलता का वृक्ष लगता है बेटा। तो यहां से इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।